अभी आपने दो बातें समझी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन के तीन प्रकार हमने बता दिया, प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या है, ठीक है। अब एक नए बात करते हैं मैं, डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को शॉर्ट में कहते हैं डीपीडी, हिंदी में कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता का विसरण या डिफ्यूजन की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किसी विलयन में पानी की कमी की मांग को, किसी विलयन में पानी की कमी की मांग को डीपीडी कहते हैं। किसी विलयन में पानी की कमी की मांग को डीपीडी कहते हैं। आप यहाँ समझो कि आपके पास दो विलयन थे, एक की सांद्रता कम थी और दूसरे की सांद्रता अधिक थी, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, दोनों को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक कर दिया था। तो इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता अधिक है, तो आपसे मैं कहूं कि ये दो विलयन थे, ए और बी, ए की सांद्रता कम, बी की सांद्रता अधिक, तो मुझे बता दो कि पानी की कमी की मांग किस विलयन में अधिक है, अर्थात कौन सा विलयन, प्यासी मैडम, ठीक है, प्यासी मैडम सॉरी, कौन सा विलयन अधिक प्यासा है, किस विलयन में पानी की चाहत अधिक है। तो आप आंसर दे देंगे कि जिसकी सांद्रता अधिक है उसको पानी की चाहत या पानी की प्यास अधिक है, तभी तो ए से बी की ओर विलायक के अणु गए थे, ठीक है। अर्थात जिसकी सांद्रता कम होगी उसके डीपीडी का मान भी कम होगा, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसके डीपीडी का मान भी अधिक होगा, और शुद्ध जल के डीपीडी का मान शून्य होगा। जैसे मैंने बताया था शुद्ध जल के ओपी का मान शून्य होता है, वैसे शुद्ध जल के डीपीडी का मान भी शून्य होगा। जब इसकी सांद्रता कम है तो इसको पानी की चाहत कम है, ठीक है, ये अर्थात ये विलयन कम प्यासा है, तो इसके डीपीडी का मान कम, इसके डीपीडी का मान अधिक है। तो ऑस्मोसिस की एक परिभाषा और हो जाएगी, मैंने दो परिभाषाएं बता दी ऑस्मोसिस की, एक परिभाषा और हो जाएगी कि जब दो डीपीडी, दो विभिन्न डीपीडी वाले विलयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक कर दिया जाता है, तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर विलायक के अणुओं का जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। याद रखना, विलायक के अणु हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाएंगे। तो क्लियर हुई, डीपीडी की परिभाषा क्लियर हुई ना, किसी विलयन में पानी की कमी की मांग को डीपीडी कहते हैं, ठीक है। डीपीडी का एक फार्मूला डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये अभी निकालते हैं, डिराइव करते हैं इस सूत्र को। तो अभी समझे कि एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एक कोशिका रखी हुई है। तो आप समझे कि इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब कोशिका रखी है, अर्थात इसकी यहाँ की सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता अधिक है और कोशिका के अंदर की सांद्रता कम है, तो तुरंत क्या होगा, आप देखें कि अंतःपरासरण होगा, अर्थात विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, कोशिका में जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि इस विलयन की सांद्रता कम और इस विलयन की सांद्रता अधिक है, इस विलयन का ओपी का मान कम, इस विलयन के ओपी का मान अधिक है, इस विलयन के डीपीडी का मान कम, इस विलयन के डीपीडी का मान अधिक है, ठीक है, क्लियर ना। मान लो शुरू में इसके ओपी का मान, इसके ओपी का मान था, ओपी का मान था 5 था। हाइपरटोनिक सोल्यूशन सही लिखा हूं क्या मैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसकी सांद्रता कम होगी, मान लो ये विलयन था और ये अंदर था बी, तो ए विलयन की सांद्रता कम और बी विलयन की सांद्रता अधिक। जब किसी कोशिका को हम किस में रखते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जैसे ही हमने रखा तो कौन सी क्रिया होने लगी, विलायक के अणु अंदर जाने लगे, अर्थात अंतःपरासरण या इंडास्मोसिस की प्रक्रिया होने लगी, ठीक है। तो मान लीजिए आप समझना, जब इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम है, क्लियर ना, अर्थात इसके
ओपी का मान कम होगा, डीपीटी का मान कम होगा, सांद्रता कम होगी। इसके ओपी का मान अधिक, डीपीटी का मान अधिक और सांद्रता भी अधिक। तो जब क्या हुआ कि मान लो इसके ओपी का मान लीजिए 5 था, सपोज करो, और इसके ओपी का मान 10 था, ठीक है। और ओपी का मान 10 था और इसके ओपी का मान कितना था, 5 था। और उस कंडीशन में हमने कोशिका को विलयन में डाल दिया, ठीक है। विलयन में डाला तो एक बूंद पानी मान लीजिए इसके अंदर गया, विलायक के अणु गए, तो इसका ओपी का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जैसे ही इससे विलायक के अणु इसमें गए तो इसके ओपी का मान क्या हो गया, 6 हो गया। फिर क्या होगा जल्दी बताओ मुझे। फिर ऐसा होगा कि इसके ओपी का मान 7 हो गया और इसके ओपी का मान 8 हो गया। एक कंडीशन आएगी कि इसके ओपी का मान 7.5 हो गया और इसका ओपी का मान 7.5 हो गया। अब ओपी का मान दोनों का बराबर हो गया तो फिर क्या होगा बताओ आप मुझे। उस कंडीशन में ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाएगी। तो दोनों विलयन के ओपी का मान बराबर हुआ, अर्थात सांद्रता बराबर हो गई और डीपीटी भी बराबर हो गया। जब विलायक के अणु इसके अंदर प्रवेश करेंगे कोशिका के अंदर, तो आप देखें कि उस विलायक के अणुओं के द्वारा, चित्र ध्यान से समझना, ये तीर क्या प्रदर्शित करता है, एंडोस्मोसिस को। जैसे विलायक के अणु कोशिका में पहुंचे तो कोशिका में विलायक के अणुओं के द्वारा उसकी दीवार में, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखें कि एक दाब उत्पन्न होने लगा बाहर की तरफ, जिससे कि कोशिका क्या हो जाएगी, टर्जिट होगी, फूलेगी। विलायक के अणु इसके प्रवेश करेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूलेगी। और इस फूली वह दाब जो कोशिका को फुला रहा है उसे कहेंगे टर्गर प्रसर। देखना टर्गर प्रसर, ठीक है। विलायक अंतःप्राशन की क्रिया के द्वारा विलायक के अणु जब कोशिका में प्रवेश करते हैं तो विलायक के अणुओं के द्वारा उसकी दीवार में एक दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण कोशिका फूलती है, उसे कहते हैं टर्गर प्रसर, ठीक है। तो ऐसा होगा, ध्यान से समझना, अंदर समझना, अंदर की बात समझो। जब विलायक के अणु इसमें प्रवेश नहीं किए थे तब इसका टर्गर प्रसर का मान क्या होगा, देखना टीपी इसका 0 रहा होगा। और मान लो ओपी कितना था, अंदर की बात कर रहा हूं, ओपी 5 था शुरू में, इन दोनों कोशिका के अंदर की बात कर रहा हूं। टीपी कितना था, 0 था और ओपी था 5। विलायक के अणु प्रवेश किए तो फिर क्या होगा कि इसके टीपी का मान, ध्यान समझना, इसके टीपी का मान कितना हो जाएगा, मान लो 1 हुआ, समझना ध्यान से। और इसके ओपी का मान लो 6 हुआ, फिर इसका 2 हुआ, फिर इसका मान लो 7.5 हो गया, फिर इसका 4 हुआ, फिर इसका 5 हुआ, इसका 6 हुआ और लास्ट में कितना हो जाएगा, 7.5। तो फिर क्या हुआ, अंदर देखना, अंदर की बात कर रहा हूं तुमसे कि शुरू में टीपी का मान 0 था, ओपी का मान 5 था। फिर ऐसी कंडीशन आई कि ओपी और टीपी का मान बराबर हो गया। जब ओपी और टीपी का मान बराबर हो जाएगा तब भी ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यदि तुम ये सोच नहीं रहे हो कि यदि टीपी का मान, टर्गर प्रसर का मान बढ़ता रहा, स्पीड दाब का मान बढ़ता रहा तो कोशिका तो फट जाएगी। तो उस कोशिका को फटने से रोकने के लिए इसकी दीवार से अंदर की तरफ भी एक प्रसर लगा, दीवार की तरफ से, याद रखना, दीवार की तरफ से भी अंदर प्रसर लगा, जिसे वाल प्रसर कहते हैं। वाल प्रसर किसका विरोधी दाब हुआ, टर्गर प्रसर का, जो उसको कोशिका को फटने से रोकता है। तो आप इनमें दोनों में संबंध समझो, टीपी और ओपी में। टीपी और ओपी में क्या संबंध है समझा आपने, टीपी 0 था, ओपी अधिकतम था, फिर टीपी और ओपी का मान बराबर हो गया, ऑस्मोसिस क्रिया रुक गई। याद रखना तुम कि शुरू में ओपी का मान अधिकतम था, टीपी का मान 0 था, दोनों बराबर हो गया, ऑस्मोसिस रुक गया। कभी भी टीपी का मान ओपी से अधिक नहीं होगा, यदि होगा तो कोशिका फट जाएगी, ऐसा संभावना नहीं है। तो आपने समझ लिया ना कि डीपीटी की परिभाषा समझ ली, ओपी क्या है, टीपी क्या है, समझ लिया, ठीक है, क्लियर ना। अब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, एक कोई टर्जिट कोशिका, फूली हुई कोशिका है, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये फार्मूला था। तो यदि कोई कोशिका फूली है तो अभी मैंने बता दिया पूरी फूली हुई कोशिका में किसका मान बराबर हो जाता है, ओपी और टीपी का।
ओपी और टीपी का मान बराबर हो गए। मान लो दोनों का मान 5-5 था, तो 5 - 5 तो डीपीडी बराबर 0 हो गया। फूली हुई कोशिका या टर्जित कोशिका के डीपीडी का मान कितना होता है? 0, नियम। दूसरी क्या कोई कंडीशन है? फ्लैसिड कोशिका, सिकुड़ी हुई कोशिका, फार्मूला रख दिया आपने। फिर टीपी क्या होगा? सिकुड़ी हुई कोशिका में टर्गर प्रेशर का मान 0 होगा, स्पीड दाब का मान 0 होगा, तो फिर डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी। तो सिकुड़ी हुई कोशिका में डीपीडी किसके बराबर होता है? याद रखें, ओपी के बराबर। और टर्जिट सेल में डीपीडी किसके? उसका मान 0 होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ देखना कि डीपीडी की जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है। डीपीडी की जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या हुआ देखें आप। वह नया कॉन्सेप्ट हुआ जल विभव, वाटर पोटेंशियल, जिसके मापने की इकाई बार है। ठीक है, तो नया फार्मूला आया, ये साई का चिन्ह है। क्या है? वाटर पोटेंशियल या जल विभव को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? साई के द्वारा। और मापने की इकाई क्या है? बार। तो इसको हमने लिखा साई या साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो वाटर पोटेंशियल बराबर हुआ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हिंदी में कहेंगे परासरणी विभव, इसको कहेंगे जल विभव। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का एक और नाम है सल्यूट पोटेंशियल, जिसे विलेय विभव कहेंगे, और इसको कहेंगे टर्गर पोटेंशियल। साई पी को कहेंगे टर्गर पोटेंशियल। एक नया मॉडर्न फार्मूला आया है जल विभव। जल विभव किसको अब कहा जाने लगा? डीपीडी को। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का नया नाम जल विभव हो गया, और ओपी का नया नाम हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और टीपी का नया नाम हो गया टर्गर पोटेंशियल। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। ठीक है, याद रखना, जैसे आपने पढ़ा है कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक करते थे, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर विलायक के अणु जाते हैं। यहाँ याद रखना कि विलायक के अणु हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाते हैं। कहाँ से? अधिक जल विभव, अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। ठीक है, अब टर्जिट कोशिका, जैसे मैंने डीपीडी का मान टर्जिट कोशिका, फ्लैसिड कोशिका में निकाला, वैसे ही जल विभव का मान निकाल रहा हूँ। साई बराबर साई एस प्लस साई पी। मान लो कोई टर्जिट कोशिका है, तो दोनों का मान हमने बताया था बराबर हो जाता है, ओपी और टीपी का। तो ऐसे यहाँ पर दोनों का मान बराबर हो गया। याद रखना है आपको कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल है, उसके पहले ऋण का चिन्ह तुम्हें लगाना है, क्योंकि उसका मान ऋणात्मक होता है, ये नियम है। तो हमने लगा दिया -10 बार प्लस 10 बार, इसका मान हुआ 0 बार। टर्जिट कोशिका के जल विभव का मान कितना हो गया? 0 बार। फ्लैसिड कोई कोशिका है, फ्लैसिड कोशिका में जानते हैं आप कि टर्गर पोटेंशियल का मान कितना होगा? जल्दी बोलो। टर्गर पोटेंशियल का मान 0 होगा। कितना होगा? 0। इसलिए साई का मान हो जाएगा साई बराबर -10 बार। ठीक है, क्लियर? हमने एक बात बता दी आपसे, क्या कि हमेशा किसी भी दो विभिन्न विलयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक कर दिया जाए, तो हमेशा जल या विलायक के अणु अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाएंगे। एक सवाल लिख लो तुम, उसे करके दिखाना है। मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका का जल विभव का मान -10 बार है, एक कोशिका के जल विभव का मान, वाटर पोटेंशियल का मान -10 बार है, तथा बी कोशिका के जल विभव का मान -12 बार है। एक कोशिका का -10 बार और बी कोशिका का -12 बार या 12 बार। ठीक है, 12 बार नहीं, -12 बार। तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों कोशिका को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक कर दिया गया, इसका मान लीजिए ए का होगा -10 बार, अब बी का -12 बार। ठीक है, अधिक सांद्रता कम सांद्रता में मिटा देते हैं। एक का -10 बार है और एक -12 बार है। तो आपको मुझे बताना है कि विलायक के अणु
किस कोशिका से किस कोशिका में जाएंगे, ए से बी में जाएंगे कि बी से ए में। आज का सवाल यही है।